ठंड में गांव की बहुओं का आइस हाउस एंड रसोई। दोस्तों, जिंदगी की जंग जब पेट की भूख से शुरू हो तो मौसम की मार और भी गहरी लगती है। बर्फानी बस्ती के लोग जो अपनी किस्मत का बोझ ट्रॉलियों में लाद कर हर साल पहाड़ों से शहर उतरते थे, इस बार वक्त से पहले लौटने को मजबूर थे। शहर में मंदी थी, काम बंद था और ठेकेदारों ने हाथ खड़े कर दिए थे। अब उनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, वापस अपने बर्फ में दबे घरों की ओर लौटना, जहां न रोटी का ठिकाना था न गर्मी का। पहाड़ों के खतरनाक सकड़े रास्तों पर 3-4 पुराने ट्रैक्टर रेंग रहे थे। आसमान काला हो रहा था और बर्फबारी तेज हो गई थी। रमेश जी, ट्रैक्टर थोड़ा तेज चलाइए, अंधेरा होने वाला है और बर्फबारी बढ़ रही है। अगर हम रास्ते में फंस गए तो बच्चे ठंड से अकड़ जाएंगे। कोशिश तो कर रहा हूँ राधा, लेकिन पहिए फिसल रहे हैं। ये चढ़ाई यमराज की घाटी जैसी लग रही है। भैया, इंजन भी आवाज कर रहा है। अगर ये यहाँ बंद पड़ गया तो हम बर्फ की मूर्ति बन जाएंगे। मेरे हाथ तो अभी से सुन्न हो रहे हैं। गणेश सही कह रहा है भैया। विमला, वो रास्ता निकालो जरा। अगर पहिए फिसले तो हमें टायर बांधने पड़ेंगे। डरो मत सब लोग, हम घर के बहुत करीब हैं। बस थोड़ी देर की हिम्मत और रखो। मैं और महेश उतर कर धक्का लगाते हैं अगर चढ़ाई ज्यादा हुई तो। जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। शहर में कम से कम फुटपाथ पर आग तो जला लेते थे, यहाँ तो लकड़ी भी नसीब नहीं होगी। मेरे हाथ देखो, नीले पड़ गए हैं। चुप कर पिंकी, अब रोने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनते देखी है ना हमने, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो हम भी कर लेंगे। अरे रामदीन, मती मारी गई थी हमारी, जो तेरे कहने पर वापस आ गए। शहर में भीख मांग लेते वो बेहतर था। अब देखना, इस बर्फानी कब्र में हम सब जिंदा दफन होंगे। न बिजली, न पानी, न राशन। सरजू भाई, अब जो है यही है। अपनी मिट्टी में मरना परदेश में मरने से बेहतर है। रामदीन ने कह तो दिया, लेकिन उसकी आंखों में खौफ था। वो जानता था कि गांव के हालात बदतर होंगे, और वही हुआ। जब वो गांव पहुंचे तो मंजर देखकर सबकी रूह कांप गई। गांव किसी भूतिया जगह जैसा लग रहा था। 6 महीने से बंद पड़े घरों की छतों पर 5-5 फीट बर्फ जमी थी। हे भगवान, दीदी देखो, हमारे घर का मुख्य दरवाजा तो गायब है। शायद भालू तोड़ गया या बर्फ से दब गया। अब हम अंदर कैसे जाएंगे? अंदर तो बाहर से भी ज्यादा ठंड होगी। भालू नहीं सुमन, कुंडी टूट गई है बर्फ के वजन से। मैं अभी इसे ठीक करने की कोशिश करता हूँ। महेश, जरा वो हथौड़ा पकड़ना। और रसोई की छत तो देखो, पूरी गिर चुकी है। हम खाना कहाँ बनाएंगे? घबराने का वक्त नहीं है। रमेश, सुरेश, आप लोग फावड़े निकालो और रास्ता बनाओ। सुमन, रजनी, तुम लोग सूखी घास ढूंढो जो मचान पर रखी थी। विमला, तुम मेरे साथ आओ, हम अंदर का मुआयना करते हैं। भाभी, मैं मचान पर चढ़कर घास उतारता हूँ। पिंकी, तुम काकी को लेकर किसी ओट में बैठो। यहाँ हवा बहुत तेज है। भैया, बर्फ बहुत सख्त हो गई है। इसे तोड़ने में पूरी रात लग जाएगी। आज की रात हम नहीं बचेंगे बहू। लकड़ियाँ गीली हैं, चूल्हा जलेगा नहीं। मेरे जोड़ों का दर्द जान ले लेगा। माँ जी, आप ऐसा मत बोलिए। जब तक आपकी 5 बहुएं जिंदा हैं, आपको ठंड छू भी नहीं पाएगी। अरे राधा, मेरे घर की पिछली दीवार गिर गई है। मैं और सरजू काका कहाँ रहे? चाची, आप लोग हमारे घर आ जाओ, जो होगा मिल बात कर सहेंगे। रात गहरा चुकी थी। सब एक ही कमरे में सिमटे हुए थे। बीच में थोड़ी सी आग जल रही थी, लेकिन धुआं ज्यादा था। बच्चे रो रहे थे। सरजू काका लगातार बड़बड़ा रहे थे। शहर में वो लोग हीटर चलाते थे, बटन दबाया और गर्मी। यहाँ क्या है? धुआं और मौत। काका सही कह रहे हैं। हीटर, हमें हीटर बनाना होगा। पागल हो गई है क्या विमला? यहाँ बिजली का खंबा तक नहीं है। हीटर क्या हवा से चलेगा? नहीं, बिजली वाला नहीं। याद है जिस बिल्डिंग साइट पर मैं ईंटें ढोती थी, वहाँ इंजीनियर साहब ने समझाया था कि गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी नीचे, और वो पाइप वाला सिस्टम, रेडिएटर। साफ साफ बता विमला, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? दीदी, हमारे कबाड़ में पुराने लोहे के पाइप पड़े हैं ना। अगर हम उन पाइपों को चूल्हे के अंदर से गुजारें और पूरे कमरे के फर्श पर बिछा दें,
और फिर उन पाइपों के ऊपर मिट्टी लीप दें तो जब चूल्हा जलेगा, पाइप गर्म होंगे और पूरा फर्श गर्म हो जाएगा। भाभी, आइडिया तो अच्छा है। मेरे पास कुछ पुराने टीन के टुकड़े पड़े हैं। मैं उनसे पाइपों को कवर कर सकता हूँ ताकि गर्मी ज़्यादा देर तक रुके। यहाँ हवा बहुत तेज है और मैं उन पाइपों के जोड़ों को चिकनी मिट्टी से सील कर दूंगा ताकि धुआं लीक ना हो। लो सुन लो, अब ये बहुएं और छोरे इंजीनियर बनेंगे। अरे घर में आग लग जाएगी, सब जल मरेंगे। काता, ठंड से मरने से बेहतर है कि हम कोशिश करके मरें। विमला, तू बता क्या करना है? हम कल सुबह ही काम शुरू करेंगे। अगली सुबह गांव वालों ने एक अजीब नजारा देखा। पांचों बहुएं और उनके पति घर का फर्श खोद रहे थे और लोहे के जंग लगे पाइप बिछा रहे थे। सरजू काका और कुछ बुजुर्ग उनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन बिरजू और लाली जैसे युवा मदद कर रहे थे। भाभी, मैं जंगल से लाल मिट्टी लाया हूँ। ये फटेगी नहीं और गर्मी को सोख कर रखेगी। दीदी जल्दी करो, मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं। लेकिन मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है हम कोई किला बना रहे हैं। विमला दीदी, अगर ये नहीं चला ना तो सरजू काका जीने नहीं देंगे। तू चिंता मत कर, बस लीपने में कोई दरार मत छोड़ना। शाम होते होते काम पूरा हुआ। राधा ने कांपते हाथों से चूल्हे में आग जलाई। सब सांस रोके इंतजार कर रहे थे। पहले 10 मिनट कुछ नहीं हुआ। सरजू काका ने ताना मारने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी चमत्कार हुआ। अरे ये क्या? राधा, विमला, इधर देखो, यहाँ जमीन गुनगुनी हो रही है। हाँ सच में, यहाँ तो गर्मी आ रही है। और देखते ही देखते उस कमरे का तापमान बदल गया। बाहर -डिग्री की ठंड थी, लेकिन अंदर एक मीठी सुखद गर्मी। उस रात किसी को रजाई की भी जरूरत नहीं पड़ी। सरजू काका चुपचाप कोने में बैठे उस गर्म फर्श का आनंद ले रहे थे। उनकी आंखों में बहुओं के लिए इज्जत थी। घर तो गर्म हो गया, लेकिन पेट की आग बुझाना अभी बाकी था। 1 हफ्ता बीत गया। जो थोड़ा बहुत राशन लाए थे वो खत्म होने की कगार पर था। राधा रसोई में आटा छान रही थी, लेकिन परात में मुश्किल से 4 रोटियों का आटा था। दीदी, बस इतना ही आटा बचा है। आज रात बच्चों को खिला देंगे, पर बड़ों का क्या? और कल क्या खाएंगे? रमेश भैया कह रहे थे कि नीचे वाले गांव तक जाने का रास्ता बंद है। हम यहाँ कैद हो गए हैं दीदी। भगवान कोई न कोई रास्ता जरूर खोलेगा सुमन, तू बस ये रोटियां बना। तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। सड़क पर एक टूरिस्ट बस खराब खड़ी थी और कुछ शहरी लोग बाहर खड़े कांप रहे थे। जी, बाहर देखो, सड़क पर एक पीली बस फंसी है। कुछ शहरी बाबू लोग बाहर खड़े हैं। बस इस मौसम में? राधा बाहर निकली तो देखा कि 5 से 6 लड़के लड़कियां ठंड से बुरी तरह कांप रहे थे। उनके होठ नीले पड़ चुके थे। प्लीज हेल्प, हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। मेरे दोस्तों की हालत खराब है। क्या आसपास कोई होटल है? यार आर्यन, मैंने कहा था ना, इस रूट पर मत आओ। यहाँ नेटवर्क भी नहीं है और मेरा कैमरा ठंड से जैम हो रहा है। हम यहाँ मर जाएंगे। मेरे शूज गीले हो गए और मुझे घर जाना है। आई हेट दिस प्लेस। मुझे ठंड लग रही है। भैया, होटल तो मीलों दूर नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा घर पास है। वहाँ आग भी है और छत भी। आप लोग आ जाओ। राधा, पागल मत बन। हमारे पास खुद के खाने को नहीं है। इन रईसों को क्या खिलाएगी? बर्फ? काका, अतिथि देवो भव सीखा है हमने। मेरे हिस्से की रोटी इन्हें दे देना। अगर आज हमने इनका दरवाजा बंद किया तो भगवान हमारा दरवाजा बंद कर देगा। बहुओं ने उन मेहमानों को अपने गर्म कमरे में बिठाया। विमला के देसी हीटर की गर्मी पाकर टूरिस्टों की जान में जान आई। अब बारी थी खाने की। रसोई में 5 बहुएं जुटी थी। आटा कम था तो सुमन ने एक तरकीब निकाली। मैंने आटे में उबले हुए आलू और बची हुई साग भाजी मिला दी है। इससे स्टफ्ड रोटियां बनेंगी और सबका पेट भर जाएगा। मंगला चाची, आप जरा वो पुराना अचार निकालेंगी? हाँ बेटी, ये लिंगरे का अचार है, शहर वालों को पसंद आएगा। और मैंने चाय में अदरक, काली मिर्च और तुलसी डाल दी है। इनकी ठंड तुरंत उतर जाएगी। यार, बाहर तो जानलेवा ठंड है, पर इनके घर में इतना कोजी कैसे है? और ये खुशबू, ओह माय गॉड। ये लीजिए,
हमारे यहाँ का स्पेशल पहाड़ी पिज्जा और ये गुड़ की चाय। आर्यन, यू हैव टू टेस्ट दिस। ये डोमिनोज से लाख गुना बेहतर है। इसका क्रस्ट देखो और ये स्मोकी फ्लेवर। सीरियसली, ये तो इनक्रेडिबल है। मुझे इसका ब्लॉग बनाना है। ये लाइट और ये खाना, परफेक्ट शॉट। ओ माय गॉड, ये पिज्जा से भी टेस्टी है। आंटी, आपने इसमें क्या डाला है? भाभी जी, थैंक यू सो मच, आपने हमारी जान बचा ली। लेकिन एक बात पूछूं, ये हीटिंग सिस्टम, ये फर्श कैसे गर्म है? कोई वेंट नहीं, कोई हीटर नहीं। भैया, ये हमारा देसी जुगाड़ है, पाइप और चूल्हे का कमाल। देसी जुगाड़? ये तो इंजीनियरिंग का मास्टरपीस है। आपको पता है, शहर में लोग इसके लिए लाखों खर्च करते हैं। आप लोग जीनियस हो। जाते वक्त आर्यन ने न सिर्फ खाने के अच्छे पैसे दिए, बल्कि एक आइडिया भी दिया, होम स्टे और आइस हाउस का। उस रात राधा को नींद नहीं आई। उसके दिमाग में आर्यन की बातें गूंज रही थी। अगली सुबह उसने सबको इकट्ठा किया। सुनो सब, हम हर साल शहर जाकर दूसरों के महल बनाते हैं और खुद झोपड़ी में रहते हैं। इस बार हम अपना महल बनाएंगे। राधा, सपने मत देख। टूरिस्ट एक बार आ गए गलती से, बार बार नहीं आएंगे। और घर बनाने के लिए पैसा, सीमेंट, ईंट कहाँ से आएगा? सीमेंट नहीं काका, बर्फ। हम बर्फ के घर बनाएंगे। आर्यन रिया कह रहे थे उसे इग्लू कहते हैं। और लकड़ी के लिए हमारे पति जंगल से सूखी लकड़ी लाएंगे। भाभी सही कह रही है, हम मेहनत कर सकते हैं। भैया, बर्फ की ईंटों के बीच अगर हम गीली बर्फ और घास भरेंगे तो वो पत्थर जैसी मजबूत हो जाएगी। मैंने शहर में देखा था। और हीटिंग की चिंता मत करो, मैं और विमला हर घर में पाइप फिट कर देंगे। और मैं जंगल से देवदार की लकड़ी लाऊंगा, वो पानी में भी खराब नहीं होती। फिर शुरू हुआ निर्माण का महायज्ञ। पुरुषों ने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल से मजबूत लकड़ियां काटी। उन्होंने बर्फ की सिल्लियां काटी और उनसे गुंबद जैसे घर बनाए। विमला ने हर आइस हाउस में अपना पाइप वाला हीटिंग सिस्टम फिट किया। पिंकी और लाली ने गांव के रास्तों को सजाया। काम के बीच में एक बार भारी बर्फबारी हुई। बनाया हुआ आधा ढांचा गिर गया। सब निराश हो गए। राधा, ये नहीं होगा। प्रकृति हमारे खिलाफ है। सारी मेहनत पानी में गई। प्रकृति परीक्षा ले रही है रमेश जी। अगर आज हार मान ली तो जिंदगी भर बंजारे बनकर रह जाएंगे। उठो। राधा की हिम्मत देखकर सब फिर खड़े हुए और इस बार उन्होंने और मजबूती से निर्माण किया। 1 महीने बाद गांव की तस्वीर बदल चुकी थी। जहां वीराना था, वहां अब सुंदर छोटे छोटे लकड़ी और बर्फ के कॉटेज खड़े थे। हर कॉटेज के बाहर लालटेन लटक रही थी। गाड़ियों की लंबी कतार लग गई थी। टूरिस्ट कैमरा लेकर उतर रहे थे। देखो दोस्तों, यही है वो जगह और ये है वो सुपर वुमेन, बहुएं। यहाँ की फोटोज वायरल हो गई हैं। ये वही जगह है जिसका मैंने ब्लॉग डाला था। वाओ, ये कॉटेज कितने क्यूट हैं। और देखो, कोई प्लास्टिक नहीं है, सब कुछ इको फ्रेंडली। जी बिल्कुल। स्वागत है आपका बर्फानी होम स्टे में। आइए साहब, आइए, मैं आपको अपना गांव दिखाता हूँ। देखिए, मेरी बहुओं ने कैसे बर्फ को भी घर बना दिया। अरे, यहाँ बाथरूम में गर्म पानी मिलेगा क्या? मुझे ठंडे पानी से नफरत है। साहब, नल खोलकर देखिए, हमारे देसी गीजर से 24 घंटे खौलता पानी आता है, वो भी बिना बिजली के। टूरिस्ट ने नल खोला, भाप निकला और वो हैरान रह गया। बर्फ के घर में गर्म पानी का सुख पाकर सैलानी मंत्रमुग्ध हो गए। सीजन खत्म होने तक उन्होंने इतना कमा लिया था जितना वो 10 साल शहर में खटकर भी नहीं कमा पाते। गांव का हर घर अब पक्का हो रहा था, लेकिन मिट्टी और लकड़ी के पारंपरिक तरीके से। प्लास्टिक पर पूरी तरह पाबंदी थी। रात के समय अलाव जल रहा था। गांव वाले और टूरिस्ट साथ नाच रहे थे। राधा बेटी, तूने मेरे बंजारों के टोले को राजाओं का गांव बना दिया। आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। ये मेरी नहीं, हम सबकी जीत है काका। विमला का दिमाग, सुमन का स्वाद, पिंकी की बातें और आप सबका आशीर्वाद। हमने साबित कर दिया कि अगर गांव वाले अपनी मिट्टी से प्यार करें तो उन्हें शहर भागने की जरूरत नहीं, शहर खुद उनके पास आएगा। और अब हम कभी शहर मजदूरी करने नहीं जाएंगे।
हम अपनी ही मिट्टी के राजा हैं। बिल्कुल भाई, अब तो हम दूसरों को नौकरी देंगे। और हाँ, अगली बार कोई शहर जाए तो मुझे मत बुलाना। मैं तो अपनी बर्फानी बस्ती का राजा हूं अब। उस रात बर्फीले पहाड़ों के बीच वो छोटा सा गांव एक सितारे की तरह चमक रहा था। बहुओं ने न सिर्फ ठंड को हराया था, बल्कि अपनी किस्मत की लकीरों को भी बदल दिया था। उन्होंने सिखाया कि असली स्मार्ट सिटी वो नहीं जहां बड़ी इमारतें हो, बल्कि वो है जहां लोग अपनी चुनौतियों का स्मार्ट समाधान खुद निकाले। बर्फीलापुर, पृथ्वी का वो कोना जहां यमराज भी आने से पहले 2 बार सोचते हैं कि कहीं उनकी भैंसा गाड़ी जम ना जाए। यहाँ की हवाएं गालों पर थप्पड़ की तरह लगती थी। सूरज यहाँ मेहमान की तरह आता था, दिखा और गायब। मोहन का परिवार एक पुराने चरमराते लकड़ी के मकान में रहता था। घर की हालत ऐसी थी कि अगर कोई जोर से छींक दे तो छत से बर्फ का पाउडर गिरने लगता था। शाम का था। घर के अंदर का तापमान बाहर से बस थोड़ा ही ज्यादा था। रजाई एक थी और दावेदार 10। लकड़ी गीली थी और पेट खाली। रसोई में धुआं भरा है। पूजा गीली लकड़ियों को फूंक फूंक कर परेशान है। हे भगवान, ये लकड़ी है या पत्थर, जल ही नहीं रही। मन कर रहा है ठाकुर के घर की चौखट उखाड़ लाऊं और उसे जला दूं। कम से कम घर तो गर्म होगा। दीदी, गुस्सा थूक दो, वरना वो भी जम जाएगा। और सुनो, आज खाने में स्पेशल है। क्या क्या? मटर पनीर? नहीं, उबला हुआ पानी विद नमक। अगर ज्यादा भूख लगे तो 2 बार पी लेना। आटा खत्म है, चावल में कीड़े थे तो वो चिड़ियों को दे दिए। हाय राम, बच्चों को क्या देंगे? गोलू तो सुबह से पराठा पराठा चिल्ला रहा है। मैंने रोहन को फोन किया था, नेटवर्क नहीं है, लेकिन उसने कहा था कि वो कुछ न कुछ लेकर आएगा। हमें बस बच्चों को बातों में उलझाए रखना है। दूसरे कमरे में बच्चे और बुजुर्ग ठंड से जूझ रहे हैं। ए गोलू, टांग हटा अपनी। तेरी टांग बर्फ की सिल्ली जैसी ठंडी है। मुझे लगा सांप आ गया रजाई में। भैया, मेरी नाक नहीं मिल रही। लगता है गिर गई ठंड में। निशा भागकर आती है। हाय राम, नाक गिर गई। निशा गोलू की नाक छूते हुए। अरे पगलू, यही है, लाल टमाटर जैसी हो गई है, बस सुन्न है। बहुओं, ओ बहुओं, चूल्हा जला या नहीं? मेरे घुटने अब कुट कुट आवाज कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मेरे अंदर कोई टाइपराइटर चला रहा है। माँ जी, सब्र का फल मीठा होता है, पर यहाँ तो सब्र का फल बर्फ का गोला है। वैसे दीदी, अगर हमें ठंड में मरना ही है तो क्या मैं अपनी रेड वाली साड़ी पहन लूं? कम से कम लाश तो ग्लैमरस लगेगी। कल के अखबार में फोटो अच्छी आनी चाहिए। रिया, यहाँ पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं और तुझे फैशन शो करना है। अगर तूने वो साड़ी पहनी तो मैं तुझे उसी से बांध दूंगी। ये उनके रोज का किस्सा था, हंसी मजाक और पेट की भूख को छुपाने की एक नाकाम कोशिश। वो हंसते थे ताकि रोना न पड़े, लेकिन उस रात किस्मत ने मजाक करना बंद कर दिया था। दरवाजे पर ऐसी दस्तक हुई जैसे भूचाल आया हो। दरवाजा धड़ाम से खुलता है। बर्फीली हवा के झोंके के साथ ठाकुर गजेंद्र अंदर आता है। उसके पीछे 4 लठैत। उसके महंगे फर वाले कोट और चमचमाते जूतों को देखकर मोहन की गरीबी और भी भद्दी लग रही थी। मोहन, ओ मोहन, बाहर निकल, तमाशा खत्म। ठाकुर साहब, इतनी रात को? बाहर तो तूफान है। तूफान तो अब तुम्हारी जिंदगी में आएगा मोहन। शहर से सेठ आया है, उसे ये जगह कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए चाहिए। ये घर अब तुम्हारा नहीं रहा, खाली करो इसे अभी के अभी। काका, ये क्या कह रहे हैं आप? 15 डिग्री तापमान है, बाहर विजिबिलिटी 0 है। हमारे पास छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग सास ससुर हैं। एक रात, बस एक रात की मोहलत दे दीजिए, इंसानियत के नाते। बहुरानी, जुबान बहुत चलती है तुम्हारी। ये मोहलत की दुकान नहीं है, व्यापार है, और इंसानियत से पेट नहीं भरता। ए, फेंको इनका कबाड़ बाहर, और अगर कोई चू चपड़ करे तो उसकी हड्डियों का चूरा बना दो। वो दृश्य दिल दहलाने वाला था। लठैतों ने घर में घुसकर सामान फेंकना शुरू कर दिया।
काजल ने आटे का आखिरी डिब्बा बचाने की कोशिश की। एक लठैत ने लात मारी, सारा आटा बर्फ में बिखर गया। काजल चीख पड़ी जैसे किसी ने उसका दिल तोड़ दिया हो। पूजा ने विरोध किया तो ठाकुर ने उसके पति पर लाठी तान दी। पूजा को 4 आदमियों ने पकड़ लिया। कावेरी जी के संदूक से पुराने फोटो फ्रेम गिरकर टूट गए। ठाकुर साहब, जुल्म मत करो, मेरे पोते जम जाएंगे। ये घर मेरे ससुर की निशानी था। तो निशानी को छाती से लगाकर बाहर मरो। चलो निकलो। ठाकुर ने सबको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और दरवाजे पर बड़ा सा ताला जड़ दिया। बर्फीले रेगिस्तान में अब मोहन का पूरा परिवार, रामू काका, विमला काकी और कुछ और गांव वाले बेसहारा खड़े थे। हवा शरीर को नहीं, आत्मा को काट रही थी। बच्चे ठंड से नीला पड़ने लगे थे। अब हम कहाँ जाएंगे? मेरे हाथ नहीं हिल रहे दीदी। क्या हमारा अंत यही है? कोई रोएगा नहीं। खबरदार जो किसी ने हार मानी। रोने से शरीर की गर्मी खत्म होती है। चलो सब चलते रहो। अगर रुके तो खून जम जाएगा और हम हमेशा के लिए सो जाएंगे। झील की तरफ चलो, वहां चट्टानें हैं। घुटनों तक बर्फ में धंसते हुए वो लोग झील के किनारे पहुंचे। हर कदम एक पहाड़ चढ़ने जैसा था। गोलू बेहोश होने लगा था। निशा उसे अपनी छाती से लगाए पागलों की तरह रो रही थी। चारों तरफ सिर्फ सफेद मौत थी। उम्मीद की कोई किरण नहीं थी। तभी रामू काका, जो ठंड से कांप रहे थे, बड़बड़ाए। वो कहते थे बर्फ में आग होती है, अगर उसे तराश ना जानो। हमारे पूर्वज कहते थे जब धरती रहने ना दे तो धरती के अंदर चले जाओ। काका, पहेलियां मत बुझाओ। यहाँ खून जम रहा है और आपको शायरी सूझ रही है। चुपचाप चलिए, वरना मैं आपको यहीं गाड़ दूंगी। सिमरन अचानक रुकते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आती है। नहीं पूजा, रुको। काका सही कह रहे हैं। एस्किमो। सब हैरान थे, जैसे सिमरन पागल हो गई हो। एस्किमो, वो लोग बर्फ के घरों में रहते हैं। इग्लू, मैंने किताब में पढ़ा था। बाहर -40 डिग्री होता है, पर अंदर इंसान जिंदा रह सकता है। बर्फ हवा को रोकती है। ये बर्फ हमारे दुश्मन नहीं, हमारी छत बनेगी। दीदी, क्या हम बर्फ के अंदर रहेंगे? मैं तो डीप फ्रीजर वाली मटर बन जाऊंगी। मैं नहीं जा रही अंदर। बाहर रही तो कुल्फी बन जाएगी काजल। अंदर एक उम्मीद है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें खोदना होगा। पूजा, उठाओ कुदाल। रिया, अपनी कलाकारी दिखाने का वक्त आ गया है। आज हमें अपना महल खुद बनाना है। वो रात कयामत की रात थी, लेकिन बहुओं ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आंसुओं को पसीने में बदल दिया। पूजा किसी मशीन की तरह बर्फ तोड़ रही थी। उसके हाथों से खून रिस रहा था, पर वो रुकी नहीं। एक बार उसने इतनी जोर से कुदाल मारी कि बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा हवा में उड़ा। देखा, बाहुबली पार्ट 3। अगर ठाकुर यहाँ होता तो उसे भी इसी बर्फ में चुनवा देती। रिया ने कांपते हाथों से गुफा का द्वार तराशा। उसके हाथ सुन्न थे, लेकिन उसकी कलाकारी जिंदा थी। इसका गेट आर्च शेप में होना चाहिए, वरना हमारी एंट्री अच्छी नहीं लगेगी। अगर मरना ही है तो स्टाइल में मरेंगे। निशा बच्चों को कहानी सुनाकर बहला रही थी और काजल और सिमरन बर्फ को हटा हटाकर रास्ता बना रहे थे। ससुर मोहन और रोहन ने बाहर से बर्फ की ईंटें लाकर दीवार को मजबूत किया। घंटों की जानलेवा मेहनत के बाद उन्होंने बर्फ के पहाड़ में एक बड़ा हॉल बना लिया। जैसे ही सब अंदर गए, बाहर के तूफान का शोर थम गया। एक अजीब सी शांति थी। सच में यहाँ हवा नहीं है, ये गर्म है। सब पास पास बैठ जाओ। काजल, वो छोटा सा दिया जलाओ। हमारी सांसों की गर्मी इस कमरे को गर्म रखेगी। हम बच गए। उस रात उन्होंने सिर्फ ठंड को नहीं, अपनी किस्मत को भी हरा दिया था। अगली सुबह जब धूप निकली तो उनकी बर्फ की गुफा किसी हीरे के महल जैसी चमक रही थी। दीवारें नीली और सुनहरी चमक रही थी, लेकिन पेट की भूख अभी भी थी। बच्चे भूख से रो रहे थे। लो बच्चों, आइस लॉलीपॉप खा लो। फ्लेवर ठंडा पानी है। काश मेरे पास थोड़ा सा मैदा होता, मैं बर्फ के भटूरे तल देती। ये जगह
ये जादुई लग रही है। सिमरन की आंखों में बिजनेस वाली चमक आ गई। पापा जी, मुझे एक आइडिया आया है। हम यहाँ बर्फ का मेला लगाएंगे, दुनिया का इकलौता आइस होटल। पर सिमरन, शहर के लोग एसी चलाकर रजाई ओढ़ते हैं। वो यहाँ आएंगे तो 5 मिनट में जम जाएंगे। हमारा होटल तो चल जाएगा, पर कस्टमर बचेंगे ही नहीं। बात तो सही है, अगर उन्हें ठंड लगी तो वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तभी रिया, जिसने एक पुरानी फटी हुई प्लास्टिक शीट और ऊनी कतरनों को जोड़कर एक अजीब सा लेकिन स्टाइलिश जैकेट बनाया था, आगे आती है। फिकर नॉट दीदी, जब तक रिया है स्टाइल और सेफ्टी दोनों रहेगी। देखो, मैंने ये वाटरप्रूफ स्नो सूट बनाया है। बाहर प्लास्टिक, अंदर ऊन। शिमला जाने वाले पहनते हैं ना, बिल्कुल वैसा। अरे वाह दीदी, मेरे पास भी पुराने दस्तानों और मोजों का ढेर है। मैं उन्हें सील कर एंटी फ्रीज ग्लव्स बना दूंगी। और मैं पुराने टायरों से जूतों के सोल काटूंगी। बर्फ पर फिसलन नहीं होगी। हमारे कस्टमर्स सिर्फ देखेंगे नहीं, बर्फ में दौड़ेंगे भी। परफेक्ट, ये हमारा विंटर कलेक्शन होगा। हम सिर्फ व्यू नहीं बेचेंगे, हम उन्हें गर्मी और सुरक्षा भी किराए पर देंगे। काम पर लग जाओ सब। अब गुफा एक फैक्ट्री बन गई थी। निशा और कावेरी जी सिलाई में जुट गई, रिया डिजाइन बनाती और पूजा जूतों को मजबूत करती। सिमरन ने वीडियो बनाया, आइए बर्फीलापुर, जहां दीवारें बर्फ की है लेकिन कपड़े आग जैसे गर्म। वीडियो वायरल हो गया। 2 दिन बाद एक एसयूवी गाड़ी वहां रुकी। राहुल और नेहा उतरे। उनके पीछे मिस्टर मेहता थे, जो ठंड से कांप रहे थे। ओह माय गॉड राहुल, दिस इज इनक्रेडिबल। ये तो फ्रोजन मूवी के सेट जैसा है। क्या ये असली है? दीदी, ये इनक्रेडिबल खाने की चीज है क्या? चुप कर। वेलकम मैम। अरे भाई, व्यू तो अच्छा है, पर यहाँ तो कुल्फी जमी जा रही है। मेरी उंगलियां सुन्न हो गई हैं। मैं तो वापस जा रहा हूँ, वरना मैं यहीं स्टैचू बन जाऊंगा। रुकिए सर, हमारे पास आपके लिए कुछ खास है। रिया और निशा रंग बिरंगे मोटे और वाटरप्रूफ जैकेट और बूट्स लेकर आती हैं। सर, ये है हमारा बर्फीलापुर स्पेशल विंटर गियर। इसे पहनिए, ये शिमला वाले सूट से भी ज्यादा गर्म है। इसके साथ हमारे स्पेशल ग्रिप वाले जूते और ऊनी दस्ताने भी लीजिए। अरे, ये काम करेगा? मिस्टर मेहता जैकेट और जूते पहनते हैं। पहनते ही उनके चेहरे पर सुकून आ जाता है। ओहो, अरे वाह, इसमें तो रजाई जैसी गर्मी है भाई। अब तो मैं पूरी रात बर्फ में लेट सकता हूं। क्या बात है। 2 सेट और दो, मेरी वाइफ के लिए भी। सर, अब जब आप गर्म हो ही गए हैं तो हमारी स्पेशल आइस मैगी और बर्फ वाली चाय भी ट्राई कीजिए। 500 रुपए का कूपन है। 500 रुपए? अरे वाह, शहर में तो 1000 का पिज्जा आता है। 2 कूपन दो। उस दिन के बाद बर्फीलापुर की किस्मत ऐसे पलटी जैसे तवे पर रोटी। पर्यटकों को अब ठंड का डर नहीं था, क्योंकि बहुओं के बनाए देसी डिजाइनर सूट उन्हें सुरक्षित रखते थे। रामू काका अब स्टोरी टेलर बन गए थे। पूजा बच्चों को स्लाइड करवाती, काजल की रसोई के बाहर लाइन लगती और रिया का रेंटल बुटीक सबसे ज्यादा कमाई कर रहा था। गांव में खुशहाली आ गई थी। लेकिन ये बात ठाकुर गजेंद्र को हजम नहीं हुई। एक दिन गजेंद्र पुलिस बुलडोजर और अपने गुंडों को लेकर आ गया। उसके चेहरे पर वही पुरानी क्रूरता थी, लेकिन इस बार जलन की आग भी थी। बंद करो ये नौटंकी। ये जगह मेरी है। ये बर्फ, ये पानी, ये हवा, सब मेरा है। चलो खाली करो सब, ये अवैध निर्माण है। बच्चों में भगदड़ मच गई। गोलू गिर गया। एक पुलिस वाले ने गोलू को डंडा दिखाया। ये देखकर निशा, जो हमेशा डरती थी, अचानक शेरनी बन गई। निशा गोलू को उठाते हुए पुलिस वाले का डंडा पकड़कर चिल्लाई, खबरदार जो मेरे बच्चे को हाथ लगाया। मैं डरपोक हूँ, लेकिन माँ हूँ, फाड़ के रख दूंगी। रुकिए। हट जा पगली, वरना चटनी बन जाएगी। आज तो ये महल टूटेगा। बना दो चटनी, लेकिन याद रखना ठाकुर, जब हम ठंड में मर रहे थे तब ये जमीन बंजर थी। तब तुम्हें याद नहीं आया? आज जब हमने इसे स्वर्ग बनाया तो तुम मालिक बन गए। शर्म नहीं आती? पूजा हाथ में बड़ा सा बर्फ का डंडा लेकर
बाकी बहुओं के साथ आगे आई। दीदी बात मत करो, आज इसका हिसाब कर ही देते हैं। गांव वालों, क्या हम फिर से डरेंगे? क्या हम फिर से भागेंगे? नहीं। इंस्पेक्टर, गोली चलाओ। तभी टूरिस्ट राहुल ने अपना फोन निकाला और लाइव रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। दोस्तों देखिए, ये वही लैंडलॉर्ड है जो इस खूबसूरत आर्ट को तोड़ना चाहता है। इस आर्ट को जिसे इन महिलाओं ने अपनी जान पर खेलकर बनाया है। क्या हम इसे होने देंगे? #सेव आइस महल। मिनटों में लाइव वीडियो पर हजारों लोग जुड़ गए। सोशल मीडिया की ताकत और गांव वालों का गुस्सा देखकर पुलिस इंस्पेक्टर भी पीछे हट गया। ठाकुर साहब, ऊपर से ऑर्डर आया है। ये जमीन सरकारी रिकॉर्ड में झील है। आपका इस पर कोई मालिकाना हक नहीं है और अब तो मिनिस्टर साहब ने इसे टूरिस्ट जोन घोषित करने की बात की है। आप यहाँ से जाइए, वरना मुझे आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। लेकिन मेरा किराया, मेरा हक। विमला काकी हंसते हुए एक बड़ा सा बर्फ का गोला ठाकुर के मुंह पर दे मारा। ये ले किराया, ठंडा ठंडा कूल कूल रख ले। भीड़ ने ठहाके लगाए। बच्चे गजेंद्र पर बर्फ फेंकने लगे। गजेंद्र को अपनी गाड़ी लेकर दुम दबाकर भागना पड़ा। उस दिन बर्फीलापुर में असली दिवाली मनाई गई, बिना पटाखों की, सिर्फ हंसी, जीत और बर्फ की चमक की। शाम को सभी बहुएं उसी बर्फ के महल के बाहर बैठी थीं। आसमान में तारे चमक रहे थे और सामने उनका बनाया हुआ स्वर्ग। पर्यटक उनके बनाए गर्म कपड़ों में लिपटे हुए सुरक्षित होकर बर्फ का मजा ले रहे थे। मुझे लगता था मेरे पास सिर्फ बहुएं हैं, लेकिन तुम सब तो मेरा आर्मी हो। तुम लोगों ने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। आर्मी तो मैं अकेली हूँ माँ जी, बाकी सब तो बैकअप हैं। और रसद मंत्री मैं हूँ। बिना खाने के आर्मी नहीं चलती। और मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर। देखा, मेरे कपड़ों की वजह से आज सब यहाँ टिके हैं। और ये हमारा राज्य है, जहाँ कोई राजा नहीं, सिर्फ हम हैं। अब हर साल जब 0 डिग्री ठंड पड़ती है तो लोग रजाई में नहीं छुपते, बल्कि बर्फीलापुर आते हैं उस बर्फ के मोहल्ले को देखने, जिसे 5 बहुओं ने अपने आंसुओं और पसीने से सींचा था। वो वहाँ के खास होममेड वार्म सूट्स पहनते हैं और जानते हैं कि अगर हौसले बुलंद हो तो बर्फ भी आपको गर्माहट दे सकती है। और हाँ, उस दिन के बाद ठाकुर गजेंद्र ने कभी बर्फ का पानी भी नहीं पिया।